जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को समझना ज़्यादा जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि अभी जस्ट दो तीन दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था दावोस सम्मेलन में। और वो जो दावोस सम्मेलन है उसको ऑर्गेनाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही किया है। तो दावोस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा उसको तो हम जानेंगे, उसको भी हम आगे जाकर के समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किस तरीके से कार्य करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तमाम चीजें हम समझेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत क्या क्या होता है। और बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। वैसे इतना आसान है नहीं ये टॉपिक, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर पढ़ेंगे तो आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बस इस छोटे से वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में हुआ था। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में ही एक जगह है कोलोगनी। तो उस कोलोगनी में इसकी हेड ऑफिस है। और वहीं पे स्विट्जरलैंड में ही एक जगह दावोस है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये एक दावोस सम्मेलन करवाता है। और जिसके वजह से ये काफ़ी प्रचलित है दावोस सम्मेलन के वजह से। और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी निकालता है। तो आगे जाकर के हम रिपोर्ट्स को भी समझेंगे कि क्या क्या रिपोर्ट्स है। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स होंगे पूरे वीडियो के अंतर्गत। तो इसके हेड ऑफिस को हमने जाना कि कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। और ये जो है ये अपने आप को एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहता है। मतलब ये किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है, बस ये वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके और इस तरीके से कार्य करता है ताकि वर्ल्ड के हर एक लोगों को फायदा हो सके, उस तरीके से ये कार्य करता है। और ये जो है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को मिलाता है, उनके बीच में मीटिंग्स कराता है और कार्य करवाता है। ठीक है, अब जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट क्या है। पब्लिक जो होता है उसको सरकार कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकारी कहा जाता है। तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के बीच में कार्य करता है। ठीक है, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट को भी मिलाता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलाता है। ये इस तरीके से कार्य करता है। और इसका कार्य जो है वो दुनिया के सभी कंट्रीज के हर एक मुद्दा को, मतलब जिस भी तरीके का मुद्दा हो, जो ग्लोबली मुद्दा हो, उसके बीच में ये डिस्कशन करवाता है और कार्य को समापन करवाता है। उस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, और ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, एक इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्वतंत्र ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इम्पार्शियल है, मतलब किसी के तरफ से ये बात नहीं करता है, ये पूरी तरीके से बीच में है, हर एक लोगों के बात को और जो लोगों के हित के लिए होता है उसको लेकर के ये बात करता है। ठीक है, और ये अपने आप को मोरल इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को लेकर के, मतलब एक सही राह में, एक सही तरीके, सही सोच के साथ ये कार्य करने की बात करता है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये उस तरीके से अपने आप को कार्य करने की बात करता है। और इनका कहना है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के हर एक पार्ट को, मतलब सोसाइटी का जो भी पार्ट है उनसे वो आइडिया लेते हैं और उस बेसिस पर कार्य करते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष जो है ये हर एक सोसाइटी के हर एक पार्ट को, चाहे वो जैसे आप बात कर लीजिए जनजातीय लोग हैं, मतलब कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका हो गया, हर एक सोसाइटी में जाता है और वहाँ के बातों को उठाता है और फिर लोगों के बीच में उसको डिस्कशन करके उसको सॉल्व करता है। और इनका कहना भी है कि चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हर एक, मतलब सोसाइटी के जितने भी पार्ट है, बिल्कुल निचले स्तर पे भी जो पार्ट है उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो इनका इस तरीके का थॉट है। देखिए आज की अगर आप सिचुएशन की बात करेंगे तो आज के सिचुएशन के हिसाब से इनका मानना है कि गवर्नमेंट हो और या फिर चाहे इंस्टीट्यूशन हो, उनको ग्लोबली देख करके कार्य करना चाहिए। जैसे कोई भी हो, उनको ग्लोबली किस तरीके से देखना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशन हो, उनको भी ग्लोबली देखना चाहिए और ग्लोबल में हर एक पहलू को समझना चाहिए और उनके लिए कार्य करना चाहिए, उनको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। जैसे आज के डेट में वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के अंडर तक मत देख करके चलिए, पूरे दुनिया के कंपटीशन को देख करके चलिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर काम कीजिए, नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से आएगी। और आपको बता दें कि 2040-50 तक बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, तो उसको भी ध्यान में रख करके काम करें। यंग जो है, जैसे यंग जनरेशन जो अभी है, उनके फ्यूचर को भी लेकर के, उनके भविष्य को भी लेकर के इसमें काम किया जाए। जैसे क्या है कि आप उस कंपटीशन में, इस नए टेक्नोलॉजी में इस तरीके से आप काम करना ना स्टार्ट कर दें कि आगे भविष्य ही ना रहे, वो फ्यूचर ही ना रहे।
मतलब एक तरीके से जो कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, उसको ध्यान में रख करके कार्य करे, सतत विकास के साथ काम करे। तो ये इनको काम करने का ये है, इनका जो थॉट है कि इस तरीके से दुनिया को काम करना चाहिए। अगर ये काम करने की आप बात करेंगे तो ये काम करते कैसे हैं? ये क्या करते हैं कि कंट्रीज में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, उनके बीच में ये मीटिंग्स करवाते हैं। उनके हर एक लोगों के बीच में ये मीटिंग करवाते हैं, मीटिंग होता है उनके बीच में, और फिर जो भी प्रॉब्लम है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको किस तरीके से डिस्कस करके उसको खत्म करवाते हैं। जैसे ये 4 मेजर मीटिंग करवाते हैं, 4 बड़े मीटिंग करवाते हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे मीटिंग्स करवाते हैं, लेकिन 4 जो इनका होता है वो मेजर होता है। जैसे हर साल के शुरुआत में ही एक दावोस सम्मेलन करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी इसी के लिए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी साल का शुरुआत है और इस टाइम इन्होंने दावोस में एक सम्मेलन करवाया है, और ये प्रत्येक वर्ष दावोस में ही सम्मेलन करवाते हैं, और इसमें ये इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन करवाते हैं। ठीक है, क्या इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगा, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से उसको कार्य करना चाहिए, इस पर डिस्कशन करवाते हैं। और हर देश के जो सर्वोच्च हैं वो उसमें सम्मेलन में भाग लेते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें भाग लिया। दूसरा ये जो मीटिंग करवाते हैं वो साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर करवाते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष चाइना में होता है। तीसरी मीटिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये तीसरा मीटिंग जो करवाते हैं वो करवाते हैं ग्लोबल फ्यूचर वर्ल्ड मेजर चैलेंजेस के लिए, मतलब कि वर्ल्ड में जो मेजर चैलेंजेस है, भविष्य को लेकर के जो बात करना है, ये भी प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है। इनका तीसरा मेजर मीटिंग होता है और ये यूएई में होता है प्रत्येक वर्ष। और चौथा जो इनका मीटिंग होता है वो होता है इंडस्ट्रीज के स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से इंडस्ट्रीज काम करे, उसको लेकर भी प्रत्येक वर्ष ये चौथा उनका मेजर मीटिंग होता है। और ये अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह, जैसे ये सब फिक्स है कि पहला मीटिंग दाओस में होता है, दूसरा मीटिंग इनका चाइना में होता है, तीसरा मीटिंग इनका यूएई में होता है, लेकिन चौथे मीटिंग का कोई ऐसा स्थान नहीं है, ये कहीं भी होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर ये होता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अभी 2021 में इसका 50 साल कंप्लीट हुआ, क्योंकि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और 2021 में 50 साल हुआ। जब 50 साल कंप्लीट इनका हुआ तो इनके जो फाउंडर हैं, तो इनके फाउंडर ने क्या किया कि एक मैनिफेस्टो जारी किया, रिलीज किया, और उस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही। जैसे पहला क्या कहा कि वर्ल्ड के जितने भी कॉरपोरेशन हैं उनको अपने देश के रूल के हिसाब से, या फिर जिस देश में वो काम कर रहे हैं उस देश के रूल के हिसाब से पूरा टैक्स उनको पे करना चाहिए। मतलब किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, पूरा टैक्स वो पे करें, पहला। दूसरी बात कि वो जो है वो भ्रष्टाचार ना करे, मतलब कि जीरो टॉलरेंस हो, अगर करप्शन होता है तो उस पर जीरो टॉलरेंस हो, मतलब किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उस पर जो एक्शन बनता है वो एक्शन लेना चाहिए। ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। अगर हम और बात करें कि क्या उस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था, तो उस मैनिफेस्टो में और भी इन्होंने बात कही थी, तो अलग अलग बहुत सारी बातें कही थी। अब हम बात करेंगे कि इनका फोकस एरिया क्या है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं। तो 3 इनका मेजर फोकस एरिया है, 3 फोकस एरिया है, आपको पूरे बात पर ध्यान देना है। पहला फोकस एरिया क्या है, तो पहला फोकस एरिया है इनका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर बात करना है। अब इकोनॉमिक फोरम है तो आर्थिक भी ही बात करेंगे सबसे ज़्यादा, तो ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि चौथे औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले 3 औद्योगिक क्रांति हो चुके हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, और अभी चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी चौथा जो है वो औद्योगिक क्रांति आ रहा है, उस पर ये डिस्कस करते हैं, उस पर ये ध्यान देते हैं। इस चौथे में क्या है, इस चौथे में एक तो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे इंटरनेट पर आप एक चीज सर्च करते हैं और वो हमेशा अगली बार आपको पूरा नहीं डालना होता, सिर्फ आधा डालते हैं और वो सर्च हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो कंप्यूटर जान रहा है, वो इंटरनेट जान रहा है आपके बातों को, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम तरीके से बौद्धिक हो चुका है वो, पहला। दूसरा जो है जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन सब चीज को ही चौथा रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। तो इस पर पहला फोकस एरिया है इनका। दूसरा फोकस एरिया की बात करेंगे तो वर्ल्ड कॉमन प्रॉब्लम पे ये बात करते हैं। वर्ल्ड कॉमन प्रॉब्लम मतलब क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट सिर्फ इंडिया का नहीं हो सकता है, क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हो सकता है, सिर्फ श्रीलंका, सिर्फ बांग्लादेश या फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड का नहीं हो सकता है। जब भी अगर क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो ये पूरे वर्ल्ड का एक साथ में होगा, तो ये पूरे वर्ल्ड की बात होगी। दूसरा की अगर हम बात करें तो जैसे पेंडेमिक, अभी जैसे कोरोना हुआ, तो कोरोना सिर्फ भारत की समस्या नहीं थी, ये पूरे दुनिया की समस्या थी। तो इस पर भी फोकस करना होगा कि पूरे दुनिया के समस्या को किस तरीके से हल करें, मतलब ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम, जो पूरे दुनिया के लिए एक समान जो समस्या है उस पर ध्यान देने की बात करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये उनका दूसरा फोकस एरिया है। और तीसरा जो है वो है ग्लोबल सिक्योरिटी इशू, मतलब ये पूरे दुनिया का जो सुरक्षा को लेकर के जो इश्यूज है उस पर भी ये इनका तीसरा फोकस एरिया है। मतलब जैसे न्यूक्लियर बम हो गया कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर बम बहुत बन रहा है, तो ये ज़्यादा ना बने और इसका इस्तेमाल कभी ना हो न्यूक्लियर बम, क्योंकि एक बार पहले दुनिया देख चुका है, जापान में जो अमेरिका ने न्यूक्लियर बम फेंका था उसको देख चुका है। तो आगे जाकर के कभी इसका यूज ना हो, इस पर भी ध्यान देता है। तो यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इशू पर भी इनका तीसरा फोकस एरिया है। उसके बाद टेररिज्म हो गया, इन पर भी इनका फोकस एरिया है। फिर ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को जारी करते हैं। अब ये रिपोर्ट्स जारी क्यों करते हैं? तो रिपोर्ट्स जारी इसलिए करते हैं ताकि दुनिया के जितने भी देश हैं वो उसको देखें, उसको समझें और फिर अपने यहाँ सुधार करें। जैसे आप देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक जारी किया था इन्होंने। तो अभी एक चीज आपको ध्यान और आ गया कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 2021 में जो जारी किया था उसमें भारत का रैंक 140वां था। स्थिति हमारी काफी खराब है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करेंगे तो जैसे मेल और फीमेल होता है उनके बीच में क्या गैप है उसको लेकर के ये इंडेक्स जारी करता है और उसमें 140वां स्थान हमारा था, काफी खराब है। लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप जारी किया गया तो अब भारत को एक आइडिया है कि हम 140वें स्थान पर हैं, मतलब हमको सुधार करना होगा। तो इस तरीके से वो वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क ये रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है और ऐसे करके बहुत सारी रिपोर्ट्स को जारी करता है ये। तो उस पर अब ध्यान देना होगा और वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं वो उस पर ध्यान देंगे और अपने आप में सुधार करेंगे। उसके बाद फिर कंट्रीज को लेकर के स्पेसिफिक भी ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो आप इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार देख लीजिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है एक वीडियो में आपको समझ में ना आया हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने आसान भाषा में हो सके मैं आपको समझाऊं, आपको समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ 1 से 2 बार आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। आशा करता हूं कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है और आप सही में आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।